हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 के हिंदी। और आप जैसा कि जानते हैं कि क्लास 12 में जो हिंदी चलती है वो है दिगंत। क्या नाम है उसका? दिगंत। तो उन्हीं का एक तीसरा चैप्टर है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टरों के बारे में डिस्कस किया है, तो आज हम लोग तीसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा चैप्टर अगर आप देखेंगे तो तीसरा चैप्टर है उसने कहा था। तीसरे चैप्टर का क्या नाम है? उसने कहा था। और उनके जो लेखक हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आज हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देख लें कि उनका जो जन्म हुआ 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि चंद्रधर गुलेरी का जो जन्म है वो कब हुआ? तो 7 जुलाई 1883 को। उनका निधन के माने मृत्यु, उनका जो मृत्यु हुई कब हुई? तो 12 सितंबर 1922 को। यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। जन्म स्थान कहाँ है? तो राजस्थान जयपुर में है। मूल निवास कहाँ के थे? तो गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। यानी कि गुलेर नामक जगह पर जो रहते थे, इसी के नाम से उनका नाम पड़ गया गुलेरी। पिताजी का नाम की बात करें तो पंडित शिवराम। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि उनका पिता का नाम क्या था? तो पंडित शिवराम थे। आगे देखते हैं हम लोग। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा उन्होंने जो की है, शिक्षा जो की है बचपन में, संस्कृत शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः इंट्रेंस तथा मैट्रिक 1901 में। यानी मैट्रिक कब किया? 1901 में। कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया उन्होंने। 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। ठीक है, यहाँ भी आप इसको जो है बढ़िया से याद रख सकते हैं कि उन्होंने जो शिक्षा की कहाँ से की है, कौन कौन, यानी मैट्रिक कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, या फिर आपका जो है बीए कहाँ से किया, उसको जरूर याद रखें ताकि एग्जाम में जो है आए तो उसको आप बना सकें। अगर हम उनकी वृत्ति की बात करें, 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मियो कॉलेज अजमेर में आ गए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक 1916 में, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी रहे। यानी कि मदन मोहन मालवीय जो है उसके निमंत्रण पर एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उनके प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य भी रहे और मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी रहे हैं। उनका योगदान है। अब संपादन की अगर बात की जाए तो उन्होंने क्या किया है? समालोचक, काशी नगरी, प्राचीरनी पत्रिका, ये सब उन्होंने संपादन किया है। रचनाएं क्या किया है, यानी उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है? तो कहानियां में अगर बात करें तो सुखमय जीवन 1911 में आया, बुद्धू का कांटा 1911 में आया, और उसने कहा था जो कि आपके किताब में दी गई है पाठ्य पुस्तक में, वो चैप्टर है उसने कहा था, ये 1915 में आया। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा, विज्ञान, समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन, कछुआ, देखिए इसको पढ़िए, कछुआ धर्म, मारेशी, मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत, टिपरारी, देवनाग, प्रिय आदि प्रमुख रचनाएं उन्होंने लिखी है। तो इन्हीं रचनाओं में से जो है आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इनके लेखक कौन है। तो बेसिकली आप इसको जरूर याद रखिए। सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1911 में, उसने कहा था 1915 में, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है। इनको जरूर 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अगर आगे हम बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। यानी कि वो अपने समय के हिंदी के भी बहुत अच्छे जानकार थे, संस्कृत के भी, अंग्रेजी के भी बहुत बड़े जानकार थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं भी उनकी गहरी गति थी। यानी कि अगर हम इसको इस तरह से समझे कि जो चंद्रधर गुलेरी हैं इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था और एक बहुत बड़े विद्वान थे। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्हें हिंदी में निबंध लेखन, टिप्पणियां बराबर लिखी। वे द्विवेदी युग के प्रबंध निबंधकार, बहुमान्य विद्वान थे। गुण और विदग्ध परिहास परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा रोली को देखते हुए वो अपने समय में बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक बहुत अच्छे लेखक वो रहे हैं अपने समय में। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी।
उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। उनकी कहानियाँ, विषय वस्तु, भाषा शैली, शिल्प के कारण अपने समय में बहुत रचनाएं ली। यानी उनके लिखने का जो स्टाइल था आदमी को रोचक लगता था, और कहानियों में जो शब्द लिखते थे बहुत सरल शब्द लिखते थे ताकि सभी को समझ में आ जाए। तो उन्हीं का कहानी उस तरह के होते थे। अब देखिए, और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित, शास्त्र निष्णात, गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसी संज्ञानात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली कहानियाँ लिख सका, यह सचमुच चमत्कारित कर देने वाली आश्चर्य। यानी कि ये जो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये पूरा उनके बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार के वो लेखक थे, कितने शांत स्वभाव से लिखते थे और कितने ज्ञानी थे वो, उसी के बारे में पूरा जो है बताया गया, विशेषता समझ सकते हैं। शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताज़ा कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि इनकी विषय वस्तु कथ्य कम महत्वपूर्ण या गंभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है। इसकी विषय वस्तु कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय के आगे है। यानी इनकी रचनाएं जो है वो बहुत ही फेमस रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ जो कहानी है आपका, उसने कहा था उनकी एक अमर रचना है, यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर है। यानी आपके पाठ्य पुस्तक में जो कितने कहानी दी गई है, उसने कहा था ये कहानी विकास में मील का पत्थर है। यानी एक बहुत अच्छी कहानी है, मानी जाती है। यह एक कलजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई और इसके अनेक नाट्य रूपांतर भी हो चुके हैं। ये जो उसने कहा था है, इस पर बहुत सारे फिल्म भी बन चुके हैं और नाटक भी बन चुके हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति, उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति की कहानी का कथ्य है। कहानी अमृतसर के भीड़ बड़े बाजार में शुरू होती है, जहां 12 वर्ष की लड़का लहना सिंह, यानी 12 वर्ष का जो लड़का है लहना सिंह, और 8 वर्ष की जो एक लड़की है जिसका नाम है 8 वर्ष की एक लड़की की तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई का मतलब होता है मंगनी। लड़की जो है धत कहकर भाग जाती है। एक दिन धत कहकर भागने की बजाय हाँ कल हो गई कहती है। देखते नहीं कि रेशम के फूल वाला सालू? लहना सिंह हद प्रभाव रह जाता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम युद्ध मोर्चे पर होती है। वह याद आता है कि छुट्टी के बाद लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारी सिंह के घर गया था। वहाँ सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था, मेरे पति और बेटे बोधा का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार में उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा। युद्ध में अपने मन पर अपने उत्कर्ष की और संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभाव नीति जो कहानी का प्राण मानी जाती है, उसका अद्भुत रचना है। यानी कुल मिला के अगर इसको आप समझने का प्रयास करें तो इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है लहना सिंह, ठीक है, और एक लड़की है सूबेदारनी, ठीक है। ये दोनों एक जगह पर मिलती है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारी मंगनी हो गई? तो कहता है कि हो गई है। यानी कि इस कहानी में जो है एक लड़का और एक लड़की के बारे में, उनके जो कुछ पल के लिए जो प्रेम संबंध थे उनके बारे में बताया गया है। मेरे बच्चों, अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी क्लास 12 की जो हिंदी है, इनके जो कहानी है, इनको अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। बहुत ही गंभीर और आराम से इसको पढ़ना है, समझ करके पढ़ना है, तभी समझ में आएगा। मैं तो कहूँगा कि एक आम बच्चे के लिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी इस तरह की कहानी को पढ़ना, क्योंकि ये कहानी इस तरह से इसको सजाया गया है कि कब कहाँ से शुरू होता है, कब कहाँ पर ख़त्म हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस कहानी को आपको बहुत ही आसान से धीरे धीरे आपको समझना होगा, ठीक है। तो हम लोग इस कहानी को फिर कभी विस्तार से पढ़ेंगे कि इस कहानी में क्या कहता है। इस कहानी को जब आप देखेंगे तो ये कहानी 5 पार्ट में है। देखिए, उसने कहा था, एक पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर दूसरा पार्ट यहाँ है आपका, ये फिर यहाँ से फिर दूसरी कहानी आ जाएगी। आपको लगेगा कि क्या हो रहा है इस कहानी में भाई, वो वाला जो आप पढ़े होंगे कि एक था राजा एक थी रानी, ऐसा वाला कहानी आपको मिलने वाला नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा पार्ट, फिर आगे देखेंगे एकदम सीन बदल जाता है। चौथा पार्ट देखेंगे आप, ये है चौथा पार्ट। इसी तरह से कुल 5 पार्ट है इसमें, कहानी के 5 हिस्से में बांटा गया इस कहानी को,
5वां पार्ट आप देखेंगे, ये है आपका 5वां पार्ट। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे इस कहानी को आसान भाषा में मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।